नमस्कार। आज से हम YouTube के ऊपर डेली करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम होगा mRNA DCA। मेमोराइजिंग रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस डेली करंट अफेयर। यहाँ पर जो भी हम रियल न्यूज़ एंड उसका एनालिसिस करेंगे उसे साथ साथ में मेमोराइज भी करते चलेंगे। और करंट अफेयर ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए होंगी। कल रात की सुर्खियों से जितनी भी न्यूज़ बनी है इम्पोर्टेंट वे सभी आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है पुरी टेम्पल एंड बहुधा यात्रा की। देखो इसके बारे में ना हम सभी ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। पुरी टेम्पल हमारे चार धाम में से एक है। इसके अंदर 1000 डिवोटीज पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीजें हम थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं, पर असली जो चीजें हमें इसकी देखनी है ना, जो स्टेट यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वे यहाँ पर है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। जगन्नाथ टेम्पल एक पूरी है, और जो ये हम फेस्टिवल मना रहे हैं, रथ यात्रा मना रहे हैं, रथ यात्रा के 9 दिन के बाद जो हम ये बहुधा यात्रा मनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सबको आज हम समझेंगे ताकि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकें। देखिए, हम सबको पता है कि ये एक कार फेस्टिवल है, यथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें पहले यथ यात्रा निकलेगी, फिर उसके बाद 9 दिन के बाद बहुधा यात्रा निकलेगी श्री जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, जो चार धाम में से एक है। ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसे अनंतवंगम चोड़गंग देव ने स्थापित किया था। ये सब चीजें ठीक है, फैक्चुअल है। ये आप यहाँ पर मैंने लिख के दे दिए, ये आप सभी पढ़ लीजिएगा कि ये वुड से बनी हुई देती है, नीम का वुड है। इसके अंदर हर 12 से 19 साल के अंदर वे रिप्लेस कर दी जाती है। और भारत में चार धाम है, जिसमें एक बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पूर्व में, रामेश्वर दक्षिण में और पुरी पश्चिम में है। इस रथ यात्रा को हर साल जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। जो डेटीज है जगन्नाथ टेम्पल से वे गुंडीचा टेम्पल की ओर लेकर जाई जाती है। फिर 9 दिन के बाद बहुधा यात्रा होती है, जिसमें वे रिटर्न अपने टेम्पल के अंदर वापस आते हैं। में लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र, उनके बड़े भाई और उनकी बहन सुभद्रा शामिल होती है। ये सब ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं। हमें देखना है कि इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है, आखिरकार हम ये सब फॉलो करते क्यों। देखिए, दिमाग खोल के रखना है। मैं कोई कल्चर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं तो यहाँ कल्चर का सपोर्ट करने वाला हूँ कि हमें ये सब करना क्यों जरूरी है। एक्चुअली जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये हमारे कल्चर से डायरेक्टली रिलेट होती हैं, डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली। और कल्चर एक ऐसी चीज है जो किसी भी सोसाइटी का है ना बेस बनाता है। अगर कल्चर नहीं होगा ना उस सोसाइटी के अंदर, तो उस सोसाइटी के जितने भी लोग हैं ना, उनके ऊपर से प्रोटेक्शन हट जाएगा। और अगर प्रोटेक्शन हट गया ना कल्चर का, तो उनके ऊपर कभी भी कोई भी अटैक होगा ना, तो उसका डायरेक्ट हिट होगा। और वो हिट है ना पेनिट्रेशन करता हुआ निकल जाएगा, यानी जो सोसाइटी है ना उसे डिवाइड कर देगा। तो इस सब से बचाने का जो काम करता है ना, वे कल्चर करता है। कैसे करता है, क्या होता है, कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। चलो देखो, ह्यूमंस बीइंग एग्जिस्टेंस में आया। जब एग्जिस्टेंस में आने के बाद ह्यूमंस बीइंग ने एनवायरनमेंट के साथ जब अंतर क्रिया की ना, एक्शंस किए, उसके साथ जितनी भी उसकी चीजें है उसके साथ रहना शुरू किया, तो अपनी एक छाप छोड़नी शुरू कर दी। इस छाप या इम्प्रिंट से बना है कल्चर। अब दो वर्ड होते हैं, एक कल्चर होता है, एक होता है सिविलाइजेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, कल्चर है इंटेंजिबल थिंग, और जो सिविलाइजेशन है ना उसका जो मेटीरियल पार्ट है, ये बड़ी बड़ी स्काई स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितनी भी मेटीरियल चीजें हैं हमारे संस्कृति का पार्ट है, वे भी उसकी जो मेटीरियल पार्ट को एक दूसरे सब पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं। अदरवाइज जो सिविलाइजेशन है वे इटसेल्फ कल्चर का पार्ट होती है। पर फिर भी एक पढ़ने के सेंस में थोड़ी आसानी हो जाए, चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट हो जाए, तो उसका जो मटेरियल पार्ट है उसे सिविलाइजेशन के अंदर रख दिया गया है, और कल्चर को हम थोड़ा इंटेंजिबल पार्ट मान लेते हैं। अगर कल्चर से कोई दूर चला जाए, देखो जब डेवलपमेंट करते हैं ना, आजकल टेंडेंसी क्या होती है, हमें लगता है कि डेवलपमेंट एंड कल्चर साथ साथ नहीं चल सकते। ये
हम डेवलपमेंट करते करते कल्चर से दूर हटने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं ये भी समझेंगे। और फिर मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, इनके बीच में क्या संबंध है वे भी देखेंगे। मॉडर्निटी में, मेटेरियलिज्म में और ट्रेडिशनल के बीच में, या एक दूसरे के अगेंस्ट है या ये साथ में चल सकते हैं, इसे देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे, अगर कोई पर्सन या सोसाइटी के अंदर जो पर्सन रह रहा है, अगर वे कल्चर से डिसअलाइन हो जाए तब उसके साथ क्या होगा, उसके डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखते हैं। देखो मैं ना यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ छोटा सा, उससे आपको ना समझ में आ जाएगा कि सभी चीजों के अंदर रिलेशन क्या होता है। देखो सोसाइटी के अंदर सबसे नीचे उसका जो बेस होता है वो होता है कल्चर। कल्चर के ऊपर होती है सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के ऊपर होती है इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स के ऊपर होती है पॉलिटिक्स। ये सीक्वेंस है एक। इसका रेलेवेंस क्या है, देखो कल्चर है ना, वो किसी भी सोसाइटी की आधारशिला बनाता है। और फिर ये जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी हमेशा कल्चर के ऊपर टिकी होती है। समाज अगर स्थिर है या अस्थिर है, इसका निर्धारण करता है कल्चर। कैसे, वे देखेंगे अभी। और फिर इकोनॉमिक्स का जो काम होता है ना, वो काम होता है कि सोसाइटी को डेवलप करने का। और इकोनॉमिक्स को जो डायरेक्शन देता है ना, गाइड करता है, वो है पॉलिटी का काम। यानी हर चीज जो पॉलिटी करेगी इकोनॉमिक्स को गाइड, इकोनॉमिक्स डेवलप करेगी सोसाइटी को, और सोसाइटी का बेस होता है कल्चर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसे है ना, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। मानव ने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात वे आपस में जुड़े हुए नहीं थे, यानी समाज विकसित नहीं हुआ था उस समय पर। मात्र एनिमल सोसाइटी थी, यानी जैसे आज के समय में जंगल के अंदर जीव रहते हैं ना, बिल्कुल वैसी स्थिति थी। अब उसके अंदर जरूरत थी कि कुछ ऐसा संबंध बनाया जाए आपस में जिससे वे समाज ग्रोथ की ओर बढ़ सके और एनिमल सोसाइटी से बाहर निकल सके। तो उसके लिए जरूरी था कि कोई संस्कृति का निर्माण किया जाए, और ये संस्कृति की सोसाइटी का आधार बनाएगी और आगे चल के समाज का निर्माण होगा। उस समाज के अंदर कुछ कायदे कानून बनाए जाएंगे, जिन कायदे कानूनों को फॉलो करना उस मानव के हित में होगा। अगर वे इस सब से अब बाहर निकल जा रहा है कल्चर के डेवलपमेंट के चलते हुए, तब वे अपना जो प्रोटेक्शन है वे खो दे रहा है। देखो प्रोटेक्शन की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, इसे भी हम देखते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, कुछ सर्कस बना लेते हैं। सबसे अंदर है ना, इसे मान लीजिए सिर्फ बायोस्फीयर, हमें ना इकोलॉजी के जार्गन्स वगैरह यूज करके इसे समझ पाऊँ। और ये है लिथोस्फीयर, ये है हाइड्रोस्फीयर, और ये है एटमोस्फेयर। ये पूरा का पूरा मान लीजिए हमारे पृथ्वी का एनवायरनमेंट। और जो इस बायोस्फीयर्स के अंदर जो रह रहे हैं जीव, और उन जीवों के बीच में जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वे है सेंटर में। मैन इज एट द कोर ऑफ द नेचर। अब जब ह्यूमन अपने आप को इस पूरे एनवायरनमेंट के सेंटर में रख के चलता है, तो ह्यूमन का प्रोटेक्शन अपने आप एनवायरनमेंट करता है। प्रकृति की जिम्मेदारी होती है कि मानव का संरक्षण करेगा। पर जब मनुष्य अपनी प्रकृति के कारण, ह्यूमंस का नेचर होता है स्वच्छंदता, यानी लिबर्टी। इस लिबर्टी के चलते, चाहत के चलते अपने आप को इस प्रकृति से अलग करने लग जाता है, तब ये एटम के रूप में रह जाता है। देखो एटम, एटम की क्या, मैंने यहाँ एटम वर्ड क्यों यूज किया, देखो ध्यान से सुनो। एटम्स यानी मोलिक्यूल्स। एटम्स के बीच में जितना कम डिफरेंस होता है, वे उतनी ज्यादा सॉलिड स्टेट में रहते हैं। हमें पता है जो सॉलिड है उसके अंदर, एटम्स के अंदर डिफरेंट बहुत कम होता है। फिर जब वे द्रव और गैसीय स्टेट में जाते हैं,
यानी लिक्विड एंड गैस स्टेट में जाते हैं तो ये डिफरेंस बढ़ता जाता है, और गैस स्टेट में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही ह्यूमंस होते हैं, अगर ह्यूमंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं तब भी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होगी। बट अगर वे अपनी लिबर्टी के नेचर के चलते एक दूसरे से अलग होने लग गए तो वे उतने ही वीक होते जाएंगे, उनके बीच का जो बॉन्ड है उतना ही वीक होता जाएगा। फिर अगर बाहर से किसी ने भी कोई भी अटैक किया, जरूरी नहीं है कि फिजिकली अटैक हो सकता है मेंटली अटैक हो या दूसरी तरह के अटैक, तो अगर वैसे भी कोई भी अटैक हुआ तो भी डायरेक्ट हिट होता है। वो डायरेक्ट हिट अगर हो गया तो वे पेनिट्रेशन करता हुआ निकल जाएगा यहाँ से, और अगर पेनिट्रेशन कर गया तो ये समझ लो कि आपका सोसाइटी है वे टूट गई। तो जितने जो प्रोटेक्शन दी गई थी ना कल्चर की, वे आपने ली नहीं अपने नेचर की स्वच्छंदता के प्रति, इसी कारण आप बिखर गए। तो इसी कारण आज के समय में समाज बिखर रहा है, और समाज बिखर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे इविल्स आ रही हैं। अब ये इविल्स है ना सोल्व नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमने ना नेचर को समझा ही नहीं कभी। नेचर है कैसे? हमसे ये सपोज किया गया था कि हम इसके साथ अपने आप को सेंटर में रखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे ना तो प्रीलिम्स के सिलेबस का 6th पार्ट ही है। जब हम उसे एनालाइज करते हैं कि करो सब कुछ करो, हिस्ट्री का यूज करते हुए, ज्योग्राफी के अंदर मतलब जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूज करते हुए अपना डेवलपमेंट करो, अपनी इकोनॉमिक्स को बढ़ाओ, सब कुछ करो, पर लास्ट में ना अपना एनवायरनमेंट को मत भूलो। अगर एनवायरनमेंट भूल गए ना तो डिजास्टर में सब कुछ नाश कर देगा। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि हम अपना डेवलपमेंट करते समय कल्चर का सपोर्ट लें। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है, उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट करते टाइम कल्चर है ना उनके बीच में ऑब्स्टेकल बन रहा है, यानी उनके बीच में रुकावट बन रहा है, पर ऐसा असल में होता नहीं। पर लगता जरूर है क्योंकि हम स्वच्छंदता चाहते हैं हमेशा। और जब हम स्वच्छंदता चाहेंगे, क्योंकि हमारा नेचर है स्वच्छंदता चाहने का, तो किसी भी चीज का जो हमें लगता है कि हमें रोकने की कोशिश कर रहे, हमारे भलाई के लिए क्यों ना रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर हमें लगता है कि ये हमारा रुकावट हो, इस रुकावट से हम अलग होने की कोशिश करते हैं। और इस चीज के कारण ह्यूमंस डेवलपमेंट करते टाइम अपने आप को एकदम ही अलाइन कर ले डिसअलाइन कर लेते हैं अपने कल्चर से। जैसे ही वे अपने कल्चर से अपने आप को डिसअलाइन करेंगे और फिर सोचेंगे कि हमने अपनी स्वच्छंदता को पा लिया है और हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये जो सोसाइटी है ना एटम्स में बढ़ जाएगी। और सोसाइटी एटम्स में बट गई तो उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होने वाला था और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने वाला था वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति ही सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा कर जाएंगे और दूसरों का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो फिर वे ना दूसरी प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। और वे जो प्रॉब्लम्स है ना वे क्राइम्स के रूप में या वैक्यूम, क्योंकि ना बीच में वैक्यूम बन जाएगा। एक का तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया और बहुतों का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ, तो बीच में वैक्यूम बन जाएगा। और फिर इस वैक्यूम को भरता है क्राइम। ये क्राइम जड़, इस मतलब इस क्राइम की जो जड़ है ना वो यही है कि डेवलपमेंट करते समय हमने अपने कल्चर को ध्यान में नहीं रखा, हमने अपने कल्चर से खुद को अलग कर लिया। फिर ये क्राइम जब बढ़ता है तो इसी जो ये जो डेवलप हो गया इसी को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही भी इसे भी रहना और एक दूसरे लोगों को भी रहना। ऐसा नहीं है कि वे डेवलपमेंट करने के बाद एक नई अर्थ बना लेगा और उसके अंदर जाकर रह जाएगा। तो ये जो कल्चर की इंपॉर्टेंस है ना ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बिना इस कल्चर की इंपॉर्टेंस के अगर डेवलपमेंट किया गया तो ये डेवलपमेंट है ना सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सभी को पता है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जितना भी लेबर है ये बटा हुआ है, यानी सभी कार्य सिर्फ एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। उस वे अपने किसी एक चीज के अंदर स्पेशलिस्ट हो सकता है, बट दूसरी चीजें तो उसे करने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, नेचर से रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे, ह्यूमन से लेबर लेना पड़ेगा। एंड एंटरप्रेन्योर से चाहे उसके अंदर खुद की हो, पर दूसरे जब तक फैक्टर्स यूज नहीं करेगा तो वे डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये होता है, अगर फिर भी इसने करने की कोशिश की तो ये एक्सप्लॉयटेशन करेगा दूसरे की। अगर कल्चर के साथ चीजें अलाइन हो, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़कर चले, तब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के जो समाज की जो न्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आता है, फिर न्यू प्रॉब्लम्स का कारण ये है क्योंकि हमने कल्चर को डिसअलाइन कर दिया। ठीक है, देखते हैं इसे बाद में कभी और भी होगा तो इसके ना हर एक टॉपिक का छोटे से छोटा पार्ट भी निकाल के देखेंगे कि क्यों
आज के समय में ऐसी टेंडेंसी बन रही है और उसके सारे के सारे सॉल्यूशन भी निकालेंगे उस समय। अभी टाइम कम है, जल्दी जल्दी चीजें पूरी करनी है, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर है, आप सभी को पता होगा। पहले गए घाना के अंदर, अफ्रीकी नेशन घाना में। घाना के बाद गए ट्रिनिडाड और टोबैगो में। उसके बाद जाएंगे अर्जेंटीना में, फिर जाएंगे ब्राजील में, और फिर वापस आते समय नामीबिया में। ये जो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की हमें जरूरत ही क्यों? हम आखिरकार दूसरे देशों से संबंध बनाए क्यों रहे? पहला सबसे पहली चीज यही देखते हैं, क्या हम बिना संबंध बनाए रह सकते हैं? यानी अगर किसी देश को अगर कहते हैं नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया कभी पूरी तरह से अलाइन और डिसअलाइन है पूरी दुनिया से, चाइना के साथ तो फिर भी उसका व्यापार होता है थोड़ा बहुत, और रशिया के साथ भी हो रहा है। पर फिर भी अगर हम कहें कि अगर कोई नेशन है, क्या वे बिना इंटरनेशनल रिलेशन के सरवाइव कर सकता है? तो देखो, सरवाइव करने की बात एक थोड़ी अलग हो जाती है और एक डेवलपमेंट करने की बात थोड़ी अलग हो जाती है। देखना ये है कि हमें सिर्फ सरवाइव करना है या हमें डेवलपमेंट करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशंस का डायरेक्शन दी गई है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो कैसे करने हैं। आर्टिकल 50, 51 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है कि हमें विदेश के अंदर अगर जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं तो भी हमने शांतिपूर्ण सहयोग के साथ रखने हैं। ये वहां से डायरेक्शन मिल गई है। अब उस डायरेक्शन से हम आगे भी जितनी पॉलिसीज इंटरनेशनल रिलेशंस की बनाएंगे वे सभी गवर्न होगी। तो सबसे पहले तो है ना, हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जितने भी नेशंस का हमने यहाँ पर जिक्र किया है, इनकी लोकेशंस क्या क्या है। तो जब आप कैरेबियन सी के अंदर आएंगे, या कैरेबियन सी के अंदर देखो, ये तो है ग्रेटर एंटिलीज, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पर ये है लेसर एंटिलीज। एंटिलीज किस पर्वत का नाम? यहाँ पर है स्टेट क्यूबा। फिर ये हिस्पैनियोला आइलैंड कहते हैं जिसके अंदर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है। फिर यहाँ पर प्रोटर्टो रिको है, या इस पर यूपी यूएस की टेरिटरी है। फिर यहाँ पर है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये लेसर एंटिलीज का पार्ट है। अब मोदी जी वहां पर गए, देखो ये छोटी छोटी कंट्रीज हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमें यही देखना, ये जितनी भी हम छोटी छोटी कंट्रीज हैं ये इतनी इंपॉर्टेंस हमारे लिए हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जाकर यात्राएं कर कर आए। इनका इंपॉर्टेंस क्या इनके साइज से है या इनकी दूसरी भी इंपॉर्टेंस है, ये सब हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, हमारा जो इंडो पैसिफिक है, इस इंडो पैसिफिक के अंदर हम सभी को पता है कि आजकल ये कुछ ज्यादा ही आसान चला हुआ, काफी सारी चीजें यहाँ पर घट रही हैं। और इस घटनाक्रम के अंदर, इस इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया वर्सेस चाइना पाकिस्तान हो रखा है। चाइना और पाकिस्तान, और साथ में अब तो तुर्की भी आ गया है, और एक साइड में इंडिया आ गया। तो ये जो थोड़ा टिल्ट है ना, ये चाइना की तरफ जाने लग रहा है। क्यों? देखो, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी सभी को पता है इंडो पैसिफिक के अंदर। तो इंडिया और पाकिस्तान को ना बैलेंस करने के लिए किसी तीसरे कंट्री की जरूरत थी जो रीजनली तो करीब हो और दोनों के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंस बना सके। तो उस बेहतर, सबसे बेहतर कंट्री दूसरे देशों को मिला है चाइना, क्योंकि चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है और चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि ताकि इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर युद्ध ना हो। पर चाइना के अपने इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के साथ इसे अलाइन कर रहा है। चाइना तो चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए, जिसे ये लेबोरेटरी के रूप में यूज कर सके। बट दूसरे देश जो इंडियो पैसिफिक के अंदर है, वे प्रो इंडिया या प्रो पाकिस्तान इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वे चाइना को एज अ फैक्टर चाहते हैं जो इन दोनों को लड़ने से रोके, इन दोनों के ऊपर थोड़ा डोमिनेंस बना सके। ये जरूरी है इंडो पैसिफिक के अंदर कि हम इंडो पैसिफिक के सेंटर में रखते हैं, क्योंकि इंडिया वहां पर है, फिर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ। अब जब भारत को वहां पर चैलेंजेस मिल गए इंडो पैसिफिक के अंदर, तो इंडो पैसिफिक के अंदर हुए सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया बाहर के नेशंस के साथ भी संपर्क बनाता है।
और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है आर्टिकल 51 के अंदर कि आप जाइए, आप इंटरनेशनल पीस को एस्टेब्लिश कीजिए, जितने भी समझौते वगैरह होते हैं, जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं, उन्हें समझौते के जरिए सोल्व कीजिए। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन की डायरेक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी देश इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसे दूसरे देशों से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। देखो डेवलपमेंट का आइडिया क्या होता है, जितने भी नेशन है, मान लो ये पैचेज पैचेज हैं अलग अलग, सभी ने अपना अलग पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, अपने अलग वहाँ पर डेमोक्रेसी, किसी कहीं पर डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कहीं पर ऑथोरिटी है, कहीं पर यूं ही एक पर मोनार्की चल रही है। ये सभी ने अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिस्टोरी के हिसाब, अपने हिस्ट्री के हिसाब से और अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिए। अब इन सभी को वहाँ पर डेवलपमेंट करना है अपने अपने देशों के अंदर। डेवलपमेंट करते टाइम पर ये अपने रिसोर्सेज का तो यूज करेंगे ही, और उसके अलावा जब इन्हें दिख लगेगा कि इन्हें ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो इन्हें बाहर के देशों से भी रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि वहां से रिसोर्सेज लेकर ये अपना डेवलपमेंट कर सके। और डेवलपमेंट की स्टेज पे मतलब जो 3 स्टेजेस है, अंडर डेवलपमेंट, जो अल्प विकसित है, फिर उसके बाद अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, और फिर उसके बाद डेवलप स्टेज है, तो तीसरी स्टेज को प्राप्त कर सके। तो इसलिए जरूरी है कि सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाए, और जो डेवलप्ड नेशन हो गए हैं उन्हें और इन्वेस्टमेंट करते हुए दूसरे देशों के अंदर, ताकि वे अपने पूंजी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है अक्सर डेवलप नेशन की, तो अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रोथ दे सके। फिर इंडिया ऐसे छोटे छोटे देशों को क्यों कर रहा है? अगर रिलेशन बनाने हैं तो बड़े बड़े देशों के साथ बनाओ, ये छोटे छोटे देशों का साथ हमें बनाने का फायदा क्या है? देखो देखो, जो बड़े नेशन है ना वे डेवलप भी हैं, और उसके अलावा उनके पास है ना अपनी पहले से एस्टेब्लिश इंटरनेशनल रिलेशन है, जिनके अंदर उनका जो मार्केट है ना, ये सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका है। यानी वे हमसे पहले आज़ाद हो चुके हैं, हमसे ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ कर चुके हैं। अगर उन मार्केट के अंदर हम एंट्री करेंगे तो हमें उतना लाभ होगा नहीं, क्योंकि उनकी कंपनीज हमारे से ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, तो हम उनके बाजार को कैप्चर कर नहीं पाएंगे। तो हम ऐसी कंट्रीज ढूंढते हैं जो अभी अंडर डेवलप है, डेवलपिंग स्टेज में चल रही है, और जिनके अंदर हमारी कंपनीज एस्टेब्लिश हो सकती हैं, उनके मार्केट के अंदर हम अपना रोल काफ़ी सिग्निफिकेंटली अदा कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज हैं कैरिबियन सी के अंदर, हमारे ये साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ अमेरिका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर। तो ऐसी कंट्रीज के अंदर इंडिया अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है वहाँ पर, और चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करना चाहता है। तब ऐसी कंट्रीज की यात्रा ही की जाती है। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट है ना, पीएम की पोस्ट भी है इसीलिए कि वे इंटरनेशनल रिलेशंस को संभाले, और और दे मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए पीएम की पोस्ट बनाई गई है, जो ताकि वे बाहर के रिलेशंस को भी, और अपने इंटरनल जितने भी इश्यूज मुद्दे होते हैं उन्हें भी संभाल सकें। तब इसके अंदर हम देखते हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो के अंदर हमारे रिलेशंस क्या है। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी गए वहाँ पर, हमने काफ़ी सारे एग्रीमेंट किए हैं, मल्टीपल एग्रीमेंट्स हुए हैं। वहाँ पर बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 2000 लैपटॉप देने की बात की है, ताकि उनका डिजिटल एजुकेशन मिशन को पूरा किया जा सके। फिर इसके अलावा वहाँ पर 1 मिलियन एग्रो मशीनरी गिफ्ट की है, और इसके अलावा एम्बुलेंस गिफ्ट की है, ताकि उनके हेल्थ केयर को बूस्ट किया जा सके। और फिर ट्रेनिंग देंगे हम उनके, फिर से यानी उनके कल्चर को भी बनाए रखना चाहते हैं जो कि इंडिया के साथ एसोसिएट है। फिर उसके अलावा फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन, स्पोर्ट्स का ब्यूरोक्रेसी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनके ब्यूरोक्रेट्स को हम यहाँ पर अपने इंडियन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग देंगे। फिर डिप्लोमेटिक, ये सारी स्ट्रेटजीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कल्चर, रिलीजन और हेल्थ से रिलेटेड हम वहाँ पर जाकर समझौते सहयोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिकली एंड पॉलिटिकली कोऑपरेशन का पार्ट है, क्योंकि जो ये छोटे छोटी कंट्रीज है ना, एक तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ग्लोबल साउथ का पार्ट है। दूसरा, इन दे ऑल काउंटेड एज वन। वन क्या? यानी इन सभी के पास है ना एक वोट है। किसका वोट है? यूएन का वोट है। अगर हम इन्हें अपना अपने छोटी छोटी कंट्रीज को भी अपने साथ में कर लेते हैं, और यूएन के अंदर हम कभी रेजोल्यूशन किसी प्रकार का लेकर आना चाहते हैं, तो इनके वोट का अगर हमें सपोर्ट होगा, तो इनके वोट और दूसरी बड़ी कंट्रीज के वोट की जो वैल्यू है यूएन के अंदर भी सेम है। तो इस वोट का फायदा हमें मिल जाएगा। दूसरी, जितनी भी ये कंपनीज निगलेक्ट की गई है ना वर्ल्ड के द्वारा, तो हम इन निगलेक्टेड कंट्रीज को अगर अपना सपोर्ट दे देते हैं, तो वो इंडिया के साथ आकर खड़ी हो जाएंगी किसी भी समय पर। यानी प्रो इंडिया होना, प्रो
इनकी ओन कंट्रीज होना अगर हम बना देते हैं किसी तरह से, तो इंडिया के हित में होगी सारी की सारी चीजें। तो इंडिया को उस जगह पर काम करना है जहां पर ये सारे फैक्टर कन्वर्ज हो रखे हैं। इसीलिए इंडिया ऐसे छोटे छोटे देशों की भी यात्रा करता है जो हम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो अगला टॉपिक चलते हैं। संथारा। देखिए जैन धर्म की प्रैक्टिस है ये संथारा। अब ये जैन, ये बौद्ध, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब कुछ है क्या? एक्चुअली में देखा जाए ना, ये सब की सब फिलोसॉफीज। फिलोसॉफीज मतलब कहना क्या चाहता हूँ, देखो फिलोसॉफी की ना हम स्टार्टिंग से देखते हैं, फिलोसॉफी के ना हमेशा से दो क्वेश्चन है। पहला, ये रियलिटी क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, नॉलेज क्या है, राइट नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये दो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी फिलोसॉफी के जब आप स्टार्टिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर पाए जाते हैं। अब रियलिटी क्या है इसे जानने की कोशिश हर फिलोसॉफी करती है, हर फिलोसॉफी का सब पार्ट भी करता है कि किस रियलिटी से, किस सब्सटेंस से ये दुनिया बनी है। आखिर ये दुनिया बनाई किसने है, ये दुनिया बनाने वाला रहता कहाँ पर है, क्या ये दुनिया किसी मटेरियल से बनी है, ये मटेरियल कहीं बाहर से आया है, या इसी दुनिया के अंदर मौजूद मटेरियल को कन्वर्ट किया गया है किसी और दूसरी चीज में। क्या ये दुनिया की जो ये चीजें किसी सांचे के अंदर डालकर बनी है या किसी आइडिया से बनी है। जितनी भी ये चीजें ये इननेट होती हैं या फिर हम अनुभव से सीखते, जिसे एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वे है नॉलेज। दूसरा ये जानने का प्रयास किया जाता है आखिर ट्रू नॉलेज है क्या। क्या ये नॉलेज हमें पहले से जन्मजात मिली है, या ये नॉलेज हम अपने सेंसेस के थ्रू इस दुनिया के आने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद बनाते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल है। इन फिलोसॉफिकल के अंदर जो है ना कुछ पाथ्स बन गए हैं, पाथ, पंथ जिसे कहते हैं। और वे जो पंथ है ना जब बड़े हो जाते हैं, अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, फिर भी धर्म रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी के अंदर है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, और बहुत सारे दूसरे पंथ भी हैं इसके अंदर शामिल है जो अपनी अपनी फिलोसॉफी के अनुसार इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो हम ये संथारा देख रहे हैं ना, तो ये जैन धर्म, जैन धर्म के अंदर आखिर ऐसा क्या है कि ये संथारा किया जा रहा है। ऐसे पहले ये देखो संथारा है क्या। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जो कर्म किए गए हैं उन कर्मों को मोक्ष प्रदान करने का एक मार्ग है ये संथारा। कहना क्या चाहता हूं मैं, तो अगर ये बात समझनी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तो आपको देखना होगा कि जैन, ये जैन फिलोसफी है क्या। तो रियलिटी में चीजें क्या है, जो जैन है ना, उन जैन के अंदर अ, सृष्टि को शाश्वत माना गया। शाश्वत का मतलब क्या है, एटर्नल, यानी जो सृष्टि कभी भंग नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जब अगर सृष्टि को ये मान लिया गया है कि इस नश्वर नहीं है, ये कभी भंग होगी नहीं, खत्म होगी नहीं, तब यानी कॉन्सेप्ट जुड़ेगा पुनर्जन्म से और पूर्व जन्म से। यानी पहले का पार्ट से भी पिछला जन्म जो था उससे भी कॉन्सेप्ट जुड़ता है, और फिर फ्यूचर के जन्म से भी कॉन्सेप्ट जुड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूटी रखनी है। जब कॉन्टिन्यूटी होगी तभी ये जो हमारी सृष्टि है एटर्नली शाश्वत हो सकती है। और जब हम कंटिन्यूटी रखते हैं तो हम उसके अंदर एक पूर्व जन्म और एक भविष्य का पुनर्जन्म, इनका कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं। और जब हम ये दो कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं तो इनके बीच में लिंकेजेस करना जरूरी होता है। और जब हम ये लिंकेजेस करते हैं तो वो लिंकेजेस का जो मीडियम हम बनाते हैं वे हम बनाते हैं अपने कर्म। कर्म का क्या मतलब, जितने भी एक्शंस हम अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं वे सभी हमारे कर्म। उन कर्मों को पास्ट से अलाइन कैसे करें, तो पास्ट से अलाइन ऐसे करें जितने भी हमने पूर्व जन्म के अंदर या अभी तक वर्तमान से पहले एक सन से पहले जितने भी हमें कार्य कर दिए हैं वे सारे के सारे हमारे पास्ट कर्म्स हैं। और फ्यूचर कर्म्स क्या है, जितने भी हम भविष्य में आने वाले कर्म करेंगे जो कि हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे वे सभी के यहाँ भी हमारे फ्यूचर्स के कर्म होंगे।
तो जैन धर्म के अंदर है ना तीन वर्ड आते, तीन वर्ड कहें या कहें कि एक तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो लाइफ को डिफाइन करते हैं, उन्हें हम तीन वर्ड्स को हमें देखना है। अगर हम तीन वर्ड्स को समझ जाएंगे ना तो हम ये समझ जाएंगे संथारा होता क्यों है। ये तीन वर्ड्स है ना स्टेजेस की तरह है। तो मैं यहाँ पर प्री पेज ले लेता हूँ। ये तीन वर्ड है ना तीन स्टेजेस की तरह है। ये तीन वर्ड है क्या? देखो पहला वर्ड है आश्रव, दूसरा वर्ड है संवर, और तीसरा वर्ड है, जिसे तीन वर्ड कहते हैं, मतलब अलग अलग शब्द कह सकते हैं। एक तो निर्जरा, इसी को कहते हैं संथारा, और इसी को कहते हैं संलेखना। देखो ये है फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और ये थर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है, जैन धर्म कहता है कि जब आप अपने जन्म से लेकर अभी तक जितने भी कार्य कर रहे हैं तो आप कर्मों के अंदर व्यस्त हैं। अगर आप ऐसे अपने कर्मों के अंदर व्यस्त रहेंगे तो आपको पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा। अगर आपको इस पुनर्जन्म से मुक्ति चाहिए तो आपको इन कर्मों से मुक्ति पानी है। और इन कर्मों से मुक्ति पाने की पहली स्टेज है आश्रम। यानी जब हमें सांसारिक कार्यों के अंदर से रिक्त हो जाते हैं, यानी सरकारी सांसारिक कार्यों के अंदर जो हम डूबे रहते हैं, उस डूबेपन से जब हम अलग हो जाते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो वे फर्स्ट स्टेज है आश्रम। इस आश्रम की स्टेज के बाद आती है संवर स्टेज। यानी इस स्टेज के अंदर तो जैसे ये लाइफ लाइन हमारी चल रही है, जब से हम पैदा हुए जब से हम चलते आ रहे हैं। तो इस जब तक हम पहचानते नहीं है कि हम ये सांसारिक कार्यों के अंदर डूबे हुए हैं, तब तक हमारी आश्रम स्टेज चलती रहती है। जिस दिन हम पहचान जाते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें इन संसारिक कार्यों के अंदर डूबना नहीं है, बल्कि हमें तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमें मुक्ति मिल सके और इस जन्म मरण के चक्र से हमें छुटकारा मिल सके, तब वे दूसरी स्टेज होती है संवर। यानी जब जीव है वे संसारिक कार्यों से अलग हो जाता है, तब से संवर की स्टेज स्टार्ट होती है। यानी यहाँ से है तक, यहाँ तक तो आश्रव चल रहा था, अब यहाँ से संवर स्टार्ट हो गया। यानी अब जो आगे ये गलत कार्य करेगा नहीं, संसारिक कार्यों के अंदर डूबेगा नहीं, भोग विलास में डूबेगा नहीं, उपभोक्तावादी जीवन बिताएगा नहीं। बट अब जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये कर्म किया है, अगर इसका प्रायश्चित या इसके संभाला इसी जन्म में नहीं गया, तो अगले जन्म में फिर पुनर्जन्म होगा इसे ठीक करने के लिए। तो इसे ठीक करने के लिए थर्ड स्टेज आती है निर्जरा संथारा संलेखना। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जीव के अंदर पहले से संचित कर्म है ना, उन्हें बाहर निकाला जाता है। कैसे बाहर निकालेंगे? तो काफी कठोर तरीके अपनाए जाते हैं। इसके अंदर कठोर तप किया जाएगा, काया क्लेश के माध्यम से जितना भी पूरा पुराना ये कर्म है इसे बाहर निकाला जाएगा अपने जीवन से, ताकि आगे पुनर्जन्म ना हो। तो ये है निर्जरा और संथारा के स्टेज, काफी डिवाइन मानी गई है। इस स्टेज को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके अंदर काफी शारीरिक पीड़ा हो सकती है। हो सकता है कि भूख प्यास से बिना मतलब बिना खाए पिए मर जाए, चाहे मर जाए। मरना यहाँ पर एक मात्र छोटी सी बात है, क्योंकि फिलोसॉफिकल मुक्ति मिल जाएगी। तो ये स्टेज संथारा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली होती है, इसीलिए इतनी डिवाइन है। अब यहाँ पर है ना कुछ एथिकल कंसर्न निकल आते हैं। एथिकल कंसर्न क्या निकल आते हैं? चलिए ठीक है, आप खुद के ऊपर तो ये संथारा स्टेज अप्लाई कर रही है तो बिल्कुल आपकी मान्यता है, आप मान से देखते हैं इसे, फिर या फिर कोर्ट इस डायलेमा को दूर करेगा। पर जो दूसरे डायलेमा है ना, वहां पर अब की बार जो इमर्ज करके आया है ये कि ये 3 साल की बच्ची के साथ ये संथारा कर दिया गया। यानी उसे ब्रेन ट्यूमर हो रखा था, तो उसके पेरेंट्स ने जो जैन धर्मी थे उन्होंने संथारा कर दिया उसका। संथारा क्या हुआ, यानी उसे खाना पीना नहीं दिया और वे से भूख प्यास के कारण वे मर गई बच्ची। उसे मरना नहीं, उसके पेरेंट्स की नजरों में मोक्ष प्राप्त करना हुआ। अब इसके अंदर एथिकल कंसर्न क्या निकल कर आएंगे? एथिकल कंसर्न निकल कर आएंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सभी का डेवलपमेंट किया जाए, उस डेवलपमेंट के अंदर वनरेबल सेक्शंस के अंदर हमारा ज्यादा ध्यान है। उन वनरेबल सेक्शंस के अंदर आते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल आर्टिकल्स डाले हुए हैं। अब यहाँ पर जो 3 साल की बच्ची है,
क्या उसने कंसेंट दी होगी संथारा करने की? उसे तो पता भी नहीं होगा ना ये कॉन्सेप्ट है क्या। जब उसने कंसेंट नहीं दिया अपनी, यानी पेरेंट्स ने उसके ऊपर थोप दिया है, और अगर ये थोपा हुआ मान लिया गया है तो फिर ये तो डेथ कंसर्न की जाएगी, मर्डर हो सकता है, मर्डर की साइड में कंसर्न कर लिया जाए। देखो मैं ना जैन धर्म के विरोध में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सभी की अपना कल्चर होता है, सभी की अपनी मान्यताएं होती हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कल्चर जरूरी क्यों होता है, पर जी जो अगर कल्चर के अंदर चीजें रिफाइन नहीं की जाएगी तो वे एविल के अंदर बदल जाएगी, और एविल में अगर बदल गई तो फिर वे सोसाइटी को ठप कर देगी। तो यहाँ पर देखना होगा क्या ये एविल में बदल चुकी है, या ये अभी तक रिफाइंड है, ये इसके अब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को फॉलो करते रहना चाहिए, या फिर इसके अंदर रिफाइंस किए जाने चाहिए, ये देखना है। तो काफी सारे डिलेमा जो ये निकले हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर केस की सुनवाई करेगा, जो ज्यूरिडिक्शन देगा, उससे डिलेमा सोल्व होंगे कि क्या रुख अपनाया गया। यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर जुड़ते हैं। तो आर्टिकल 25 जुड़ रहा है इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो एक तरफ तो रिलीजन की फ्रीडम, उसे प्रैक्टिस करने की फ्रीडम दे दी गई है। दूसरी तरफ ये राइट टू लाइफ से जुड़ रहा है भाई, डिग्निटी है सभी की, चाहे वे 3 साल की बच्ची ही क्यों ना हो। तो ऐसे कैसे उसके साथ समझौता किया जा सकता है, क्योंकि उस बच्ची ने तो कोई कंसेंट दी ही नहीं होगी इस चीज की। फिर इसके अंदर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी आ जाती है, इसके अंदर लिंक हो जाती है। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं, मैटर एक बार पहले भी दिया गया था कि जो संथारा किया जाता है ये तो सुसाइड का एक पार्ट हो गया ना, खुद से ही खाना पीना छोड़ दिया है तो ये तो सुसाइड होगा, और सुसाइड के अंदर इंडिया के अंदर इलीगल है। तो फिर इसे कैसे डील किया जाए, तो ये डायलेमा हो गया। दोनों चीजें साइड साइड में अगर धर्म की दृष्टि से देखे तो ये ठीक लग रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से देखे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। फिर एथिकल और चाइल्ड राइट्स के कंसर्न हो गए हैं। तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि इसके प्रायोरिटीज किन चीजों को कैसे देता है कोर्ट, तब इससे एक सोल्व हो जाएगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब इसके अंदर दोबारा सेशन करके इसकी प्रायोरिटीज गिनवा देंगे। अब ये लीगल स्टेटस इसके ऊपर चला हुआ है। पिटिशनर ने एमपी हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन डाल दिए, वे चाहता है कि संथारा का बैन हो एटलीस्ट माइनर्स के ऊपर, और जो मेंटली इल है। क्यों? क्योंकि ये कंसेंट नहीं दे सकते हैं अपनी। और फिर इससे आगे जो हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डायलेमा इसी के अंदर बढ़ता है, तो फंडामेंटल राइट से तो लिंक होता ही है, उसके अलावा जो रिलीजन है, रिलीजियस फ्रीडम है, उससे भी लिंक होता है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ऐसी जो लेजिटिमेट प्रैक्टिस है, इसे कोडिफाइड लीगल सेफगार्ड्स के अंदर डाला जाए। यानी इसके अंदर है ना, जो मैं कह रहा था, प्रायोरिटीज तय की जाए कि एज ऑफ कंसेंट होनी चाहिए, मेडिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होनी चाहिए। दूसरा जो धार्मिक रिलीजियस रीडर्स हैं, और जो उनके अंदर रिलीजियस ग्रंथ के अंदर चीजें लिखी गई हैं, क्योंकि गलत व्याख्या तो नहीं हो रखी है, इसे भी चेक किया जाना चाहिए। इस सब के जो एथिकल कोड बनना चाहिए सभी रिलीजियस के ऊपर, जितने भी रिलीजियस के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाइन नहीं है, उन सभी के साथ एक रिलीजियस कोड बनाया जाना चाहिए, जिससे पर्सन की डिग्निटी प्रिजर्व हो सके, उनकी वैल्यूएबल लाइफ को बचाया जा सके। तो देखते हैं, क्योंकि ये जो संथान है ना, ये सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को चेक करेगा, ये हमारे चाइल्ड राइट्स को चेक करेगा, ये हमारी एथिकल गवर्नेंस को चेक करेगा। तो देखो नो डाउट फेथ को तो रिस्पेक्ट किया ही जाना चाहिए, पर ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लाइफ और कंसेंट को स्टेक पर रख दिया गया। तो इस सब के लिए प्रायोरिटीज दी जानी चाहिए, कोडिफिकेशन होना चाहिए, जो कोर्ट करेगी, कोर्ट करे या तो खुद करेगी या फिर गवर्नमेंट को करने की डायरेक्शन देगी। अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर जो कल्चर और रिलीजन और डेवलपमेंट और ह्यूमन लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो डायलेमा है, वे डायलेमा सोल्व हो जाए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये है इंडिया फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री। देखो हुआ क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने है ना रिपोर्ट जारी की है अपनी। उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को विश्व के सभी देशों के अंदर से चौथा सबसे समान देश माना गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इंडिपेंडेंस के बाद, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो अपना गोल रखा है ना, वे रखा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। यही क्यों रखा है? देखो उस समय ना विचारधाराएं क्या क्या चल रही थी। पहली विचारधारा चल रही थी लिबरलिज्म। मैं ना फ्री पेज ले लेता हूँ नीचे ताकि आसानी से समझा जा सके।
देखो पहली विचारधारा उस समय चल रही थी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के अंदर क्या होगा, लिबरलिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये क्या होता है भाई, हिंदी में इसे कहेंगे स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद। स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके अंदर माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने, पर्सन ने अपनी मेहनत लगाई है, अपना लेबर लगाया, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स लगाई हैं अपने डेवलपमेंट करने के लिए। उस डेवलपमेंट में जो भी वे प्रोडक्शन करेगा ना इनका यूज करके, उस प्रोडक्शन के ऊपर पोजेसिव इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मतलब उस प्रोडक्शन के ऊपर 100% जो स्वामित्व होगा वे इस पर्सन का होगा, इस व्यक्ति का होगा। ये मानता है लिबरलिज्म। और जब ऐसा हम मान लेते हैं तो ऐसा मानने के कारण जो व्यक्ति ये कर पाए, यानी जिसके पास स्किल्स हैं, उसके पास तो बढ़ जाएगी वेल्थ और कैपिटल ज्यादा। और जो व्यक्ति नहीं कर पाए, जो पहले से नहीं सक्षम नहीं थे इन सब चीजों के अंदर, उसके पास कैपिटल हो जाएगी या वेल्थ हो जाएगी कम। इनके बीच का जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। और ये गैप बढ़ेगा, अगर ये गैप बढ़ेगा तो इससे इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। तो ये जो इनइक्वालिटीज बढ़ेगी ना, ये समाज को, जो दूसरे लोगों को देखने का नजरिया ना, उसके हिसाब से गलत है। गलत क्या है, जब दूसरा पर्सपेक्टिव निकल कर आता है, जब ये लिबरलिज्म सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, तब फिर दूसरा पर्सपेक्टिव निकल कर आया सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के अंदर क्या माना गया है, सोशलिज्म मानता है कि जो इस पर्सन ने जो लेबर अपने स्किल लगाकर जो प्रोडक्शन किया ना, इसके ऊपर ना इसका 100% स्वामित्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये कहता है इस प्रोडक्शन करने में सिर्फ इसकी स्किल्स नहीं लगी है, ये प्रोडक्शन किसी लेबर ने भी किया होगा, दूसरे लेबर्स ने मिलकर, श्रमिकों ने मिलकर किया होगा, यानी उसका भी, उनका भी श्रम लगा है। दूसरा, इसके लिए ना मेटीरियल चीजें लगी होंगी, रिसोर्सेज लगे होंगे जो नेचर से मिले होंगे। वो नेचर के अंदर के जो रिसोर्सेज है ना, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। अब जब एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर नेचर के रिसोर्सेज पर किसी एक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया तो यानी जो पहले जन्म लेगा वे तो सब कुछ पर अधिकार कर लेगा। तो बाद की जो पीढ़ियां होंगी, किस वे उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाद में जन्म लिया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत है। तो सोशलिज्म मानता है जो वेल्थ होती है समाज के अंदर, वे पूरे समाज का पार्ट होती है, वो वे पूरे समाज के अंदर बंटनी चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के अंदर। और जब सोशलिज्म ऐसा मानेगा तो इसे अप्लाई करने की कोशिश की गई है काफी सारे थिंकर्स ने। तो सबसे जो पहले आए ना जो सोशलिज्म के अंदर, वे थे यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म आदर्शवादी मानते, ये मानते हैं व्यक्ति है ना अच्छा है, अगर इस व्यक्ति को समझाया जाए, इस ऊपर वाले व्यक्ति को अगर समझाया जाए, इसके अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकाला जाए, तो इस समय के साथ है ना अपनी प्रॉपर्टी को, वेल्थ को खुद ही दूसरे लोगों के अंदर बांट देगा, दूसरे श्रमिकों के अंदर, और जितने भी नेचर से मिले हैं, जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब में बांट देगा। ये यूटोपियन सोशलिज्म ह्यूमंस को बहुत अच्छा मानकर उनके चरित्र को अच्छा बनाने की बात करता है, जिससे वे खुद ब खुद बिना किसी हथियार उठाने की जरूरत के चीजें, संपत्ति आपस में बांट लेगा। पर ये आइडिया थोड़ा यूटोपियन, नाम से पहले पता चला यूटोपियन आदर्शवादी है, इसे कहा जाता है स्वप्न मूलक। क्या, स्वप्न मूलक समाजवाद। स्वप्न, यानी इसमें कहा गया है, नाम से देखा जा रहा है कि स्वप्न के जैसा है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जो गांधी जी है ना, वे यही मानते हैं। गांधी जी मानते हैं कि सभी मेरे तरह अच्छे बन जाए। तो तीसरा, जब देखा गया कि भाई ये थोड़ा ना यूटोपियन सोशलिज्म है ना, ग्राउंड लॉयल्टी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इस अलग के बाद है ना फिर आया है सोशलिज्म की दूसरी धारा, मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या कहता है, ये मार्क्सिज्म है ना वोलेंस करने के लिए कहता नहीं है, पर वोलेंस करने के लिए रोकता भी नहीं। यानी मतलब क्या है, मार्क्सिज्म कहता है कि आपको है ना संपत्ति, संपत्ति के ऊपर है समाज का अधिकार, और इन पूंजीपतियों से है ना इस संपत्ति को लेकर पूरे समाज के अंदर बांटनी पड़ेगी। उस समाज के अंदर बांटने के ना बहुत सारे चरण है। जब अगर किसी टाइम पर हम मार्क्सिज्म हम पढ़ेंगे ना,
आप लोगों की जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से अगर हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो उसके ना जितने भी पार्ट हैं, जितने भी स्टेजेस हैं मार्क्सिज्म में, वे सभी देख लेंगे। उन स्टेजेस से आप समझ पाओगे कि मार्क्सिज्म ऐसे डील कर क्यों रहा है। पर मार्क्सिज्म के अंदर जब इसे अप्लाई करने जाते हैं ना, तो अप्लाई करने के जो तरीके हैं उसके अंदर वोलेंस को मना नहीं किया गया है। और अगर हमने देखा है कि मार्क्सिज्म को अप्लाई करने का प्रयास किया दो लोगों ने, किन्होंने, लेनिन ने और इसके बाद जो आया स्टालिन ने। तो इन्होंने ना खूब वोलेंस किए। देखो लेनिन के भी है ना दो चरण है, दो स्टेजेस। जो पहले के अंदर इसने काफी सारी वोलेंस किए, दूसरे के अंदर इसने वोलेंस नहीं किए। तो लोगों को उनका शेयर देते हुए स्टेट से उसका अपना शेयर टैक्स के रूप में ले लिया। तो ये तो थोड़ी शांत स्टेज थी, पर इसके अंदर काफी ज्यादा वोलेंस हुई। पर इस शांत स्टेज के बाद जो थर्ड आया ना, स्टैलिन आया, उसने फिर से वोलेंस किया। तो फिर है ना उस टाइम पर वर्ल्ड ने देख लिया था कि ये सब है ना जो सोशलिज्म को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही इंडिया के अंदर भी अप्लाई कर दिया गया ना, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है या फिर जो हमने इंडिपेंडेंस के दौरान जो आइडियल्स बनाए हैं, वे आइडियल्स है ना हमारे धरे के धरे रह जाएंगे, उनका कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि ये अभी अंग्रेजों के रिप्लेस कर देगी कोई एक पार्टी या फिर कोई एक नेता जो सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, लेनिन और स्टालिन की तरह, और फिर वोलेंस करेगा। फिर किया क्या जाए, तो फिर है ना थर्ड आता है। थर्ड है अ, बढ़िया पेन बदल देते हैं कोई अच्छा सा, ये के लिए। थर्ड है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये नेहरू का आइडिया है। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर क्या है कि सोशलिज्म तो लेके आना है, नो डाउट। सोशलिज्म लिबरलिज्म से ज्यादा अच्छा माना गया है। सोशलिज्म लेके आना है, पर इसका जो तरीका होगा ना वो डेमोक्रेसी होगा भाई। ना ही कोई वोलेंस होगा और ना ही कोई यूटोपियन चीजें होंगी। डेमोक्रेसी को हमारी मेटेरियल लाइफ के अंदर लेकर भी आया जा सकता है, और बिना वोलेंस के सोशलिज्म को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ नहीं है ना, हमने लिबरलिज्म से डेमोक्रेसी का गुण लिया और साइड में सोशलिज्म का आइडिया ले लिया। अब इन दोनों को अलाइन करना, लिंक करते हुए डेवलपमेंट करना है, जिसे सोशलिज्म की स्टेज को प्राप्त किया जा सके। अब जब यहाँ पर हमने ये जो आइडियल्स अपने अपनाए हैं ना, इन आइडियल्स को के अंदर एक चीज आएगी। इससे क्या होगा, इससे जितनी इनइक्वालिटीज है ना ह्यूमंस के बीच में, वे कम होंगी। यानी हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर ही ऑब्जेक्टिव है ना, वे इनइक्वालिटीज को कम करना है। जब इनइक्वालिटीज कम होंगी ना, इनइक्वालिटीज कम होने के बाद ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है। और ये हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डेवलपमेंट करना है तो इंक्लूसिव करना है, जो सस्टेनेबल बना रह सकेगा। यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है वही कह रहा है कि इनइक्वालिटीज को कम करो। अब जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ना, एक बार इसे देख लेते हैं। देखो, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर फोर्थ मोस्ट इक्वल नेशन है। यानी ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल अपनाया था, हम उसके अंदर सफल हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। फिर इसके जो फैक्चुअल चीजें ना वे देख लेते हैं। इंडिया से ऊपर तीन कंट्रीज है, स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। ये रिपोर्ट कहती है इंडिया से भी ज्यादा इक्वालिटीज इन तीन कंट्रीज के अंदर है। और हमने इक्वालिटीज को अपनाया, मतलब इतना इक्वालिटीज तक हम पहुंचे कैसे, तो उसके अंदर हमने वो पोवर्टी पे रिडक्शन किया है। देखिए जब आप है ना अपना प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे ना, तो उस प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर जब आप अपने फिफ्थ पॉइंट पर आएंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल इश्यूज, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो उसके अंदर कहता है कि वे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करो, पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए आपको जो रास्ता अपनाना है वो ये है कि पहले तो पॉवर्टी को रिड्यूस करो। पॉवर्टी जब रिड्यूस कर लोगे तो फिर वहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट करोगे कैसे, डेमोग्राफी का यूज करो। डेमोग्राफी का यूज कैसे करोगे, सोशल सेक्टर के जितने भी इनिशिएटिव है ना उन्हें लेकर, यानी पहले लेके आगे। तो हमारा जो हमारे लक्ष्य के बीच में पार्ट आता है कि पॉवर्टी कम करके हम इंक्लूसिविटी अपना सकते हैं। उस इंक्लूसिविटी को अपनाने के लिए हम डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं।
तो यही हमने किया है कि हमने ना अपनी पॉवर्टी को कम कर दिया है। जब 2011-12 में तो 16.2% ही, उसे 2.3% पर लेकर आ गए हैं। अब फिर देखो थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो चाइना और यूएसए की स्टेज कहाँ है और हमारी स्टेज कहाँ है। देखो चाइना के अंदर है ना इनइक्वालिटीज भारत से ज्यादा है, यूएसए के अंदर तो इनइक्वालिटीज भारत से भी बहुत ज्यादा है। जितने भी मेजर इकोनॉमिक्स है ना उनके अंदर इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सिग्निफिकेंटली लोअर इनइक्वालिटीज रखती है। अब इस इनइक्वालिटीज को नापने का है ना कोई एक स्कोर भी होगा। देखिए इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जो चीजों को नापते हैं। उनमें से जो एक गिनी है ना, गिनी स्कोर, या जिसे गिनी को एफिशिएंट कहेंगे बाद में, जब आप पढ़ोगे उसके अंदर अगर कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक आएगा तो ये सारे के सारे स्कोर्स वगैरह हम देख लेंगे। तो उसके अंदर जो एक गिनी पैमाना होता है ना, गिनी स्कोर्स की इनइक्वालिटीज की माप करता है गिनी इंडेक्स के अंदर। तो इसके अंदर स्केल होता है, एक स्केल जिसके अंदर 0 से लेकर 100 तक का इंडेक्स होता है। उसके अंदर अगर किसी कंट्री को 0 का स्कोर मिला है तो इसके अंदर है वहां पर 100% परफेक्ट इक्वेलिटी है। मतलब यहाँ पर कोई असमानता है नहीं, सभी के पास जो क्या कहते हैं उसे, संपत्ति या फिर पूंजी है वो बराबर है। अगर वहां पर 100 है उसका स्कोर, यानी भी कहता हूँ उस कंट्री के अंदर 100% इनइक्वालिटीज है। 100% इनइक्वालिटी, यानी उस सब के ये बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। सो अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफिकेशन कर रखी है कि लो इनइक्वालिटीज की कंट्रीज का स्कोर क्या होगा, मॉडरेटली लो का क्या होगा, ये सब है ना मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट की स्कीम्स का इम्पैक्ट है, ये कहा गया है कि हमने ये सब किया कैसे, तो हमने बहुत सारी स्कीम्स अपनाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अपनाई, पीएम किसान स्कीम, मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम जन धन योजना, ये सारी स्कीम्स अपनाई। इसी दिन इन सभी स्कीम्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंस आएंगे अलग अलग से स्कीम्स लेकर उसका पूरी डिटेल से पढ़ लेंगे। ये कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकलता है कि हमने अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस किया है, जिससे इनइक्वालिटीज रिड्यूस हुई है, जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ अपना सकेंगे, हम रिडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को डिलीवर कर सकेंगे, जिससे टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम अपनाए गए और सोशियो इकोनॉमिक इक्वेलिटीज लाई गई है। चलिए इससे अगला टॉपिक देख लेते हैं। जितने मैंने ये समझाया ना ऊपर के तीन सारी चीजें, ये हमारे अगले जो टॉपिक है ना इससे भी लिंक होगी। ये इसके अंदर हुआ क्या है भाई, देखो रिजर्वेशन अपनाया गया भाई एससी के, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टाफ सिलेक्शन होता है ना उसके अंदर रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया। रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया मतलब क्या है, रिजर्वेशन तो पहले से लागू नहीं था क्या। तो भाई देखो जो इंदिरा साहनी केस हुआ था ना, लगभग 30 साल हो गए उसे, उसके अंदर है ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितनी भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की जॉब, उन गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन लागू करो भाई। यानी उन्होंने अपने खुद के ऊपर लागू नहीं किया था उस टाइम पर, गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन को लागू किया गया था ओबीसी का। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं खुद अपनी जॉब्स के अंदर अब रिजर्वेशन लागू करने जा रहा हूँ। यार ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, ये जरूरी है क्यों, चलो देखो लेते हैं इसे भी एक बार। तो देखो हमने, आपको पता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तक तो हम आ ही गए थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपना है, उसके अंदर गोल था कि हमें इनइक्वालिटीज कम करनी है। पर ये इनइक्वालिटीज कम करे कैसे, भाई इनइक्वालिटीज को कम करना होगा तो हमें देखो हमारी कंट्री में तो पहले बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कोई एक मॉडल तो हम अपना सकते नहीं है। तो कोई एक सिस्टम जो इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक प्लान या इकोनॉमिक पॉलिसी अपना ले जिससे कि पूरे की पूरी डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जा सके और उसके अंदर बीच में जो इनइक्वालिटीज है उसे कम किया जा सके, तो फिर करे क्या भाई। तो यहाँ पर है ना हमने जो क्या किया, हमने पहचानी चीजें, आखिरकार क्या ऐसी चीज अपनाई जा सकती है जो पूरे देश को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे, या कुछ वर्गों के अंदर डिवाइड कर दे, या कुछ ऐसी चीजें बना दे जिससे के अंदर हम मेजर मेजर कंट्री की पॉपुलेशन को एक जगह रख सके और उनके लिए एक समान पॉलिसी डिसाइड कर सके। देखो अब 140 करोड़ लोगों की आबादी है, उन 140 करोड़ लोगों के अंदर बहुत यानी हजारों लाखों करोड़ों डाइवर्सिटीज हैं देखी जाए तो। और वो पॉलिसीज बनाई जाती है ना वे इक्वालिटीज को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, यानी उसके अंदर जो बेस लिया जाता है ना वे डेटा वगैरह का लिया जाता है कि वहां पर कैसी समान परिस्थितियां, अगर परिस्थितियां अलग होगी ना तो फिर अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो परिस्थितियां हुई तो बहुत ही ज्यादा अलग है भाई, तो फिर उसके लिए पॉलिसीज बनाए कैसे, और अगर पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे तो फिर ये इनइक्वालिटीज को हम कम कैसे करेंगे। तो फिर इंडिया में क्या देखा गया
कि इंडिया की क्वालिटीज देखी गई। भाई इंडिया की क्वालिटीज देखो, इन डाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है जिसके कारण हम ऐसी चीजें अपना सकते हैं जिससे पॉलिसीज पॉलिसीज अप्लाई की जा सके। तो देखा गया कि इंडिया के अंदर ना हम ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक कैसे बना सकते हैं? तो ब्लॉक बनाए जा सकते हैं कास्ट को लेकर। कास्ट मतलब क्या है? यानी इंडिया में कहा गया है ना, इंडिया के अंदर जो पहले से एंशियंट टाइम से चला आ रहा है ना, इंडिया के समाज को, सोसाइटी को कुछ कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। वो भी उनके कार्यों को देखते हुए, पहले कार्य को देखते हुए, बाद में जन्म के अंदर बदल गया था। पर पहले तो ये अच्छा ही था, प्रोग्रेसिव था, कार्यों को देखते हुए, बाद के अंदर प्रोग्रेसिव नहीं रहा, जन्म के अंदर बदल गया। पर फिर भी सोसाइटी को ना डिवाइड किया गया था कास्ट, वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया था। तो अब उन्हीं वर्गों का यूज आज क्या हम कर सकते हैं क्या? तो ये देखा गया। तो फिर पता चला कि हाँ, कास्ट का यूज हम इसके अंदर किया जा सकता है। कास्ट का यूज करें कैसे? तो कहा गया है ना कुछ, है ना, हम इसके अंदर ब्लॉक्स बना देते हैं। कैसे ब्लॉक्स? भाई ये एससी का बना दिया जैसे, ये एसटी का बना दिया जैसे, ये ओबीसी का बना दिया। तो बाकी के रह गए भी है जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिला गया, जिन्हें जर्नल हम कह देते हैं। जर्नल ऐसे, जर्नल को शब्दावली है नहीं, जर्नल इसलिए कह देते हैं जो किसी भी रिजर्वेशन के अंदर रखा नहीं गया। फिर बाद में एक ईडब्ल्यूएस का बना दिया। तो एससी क्या है? ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये अदर बैकवर्ड कास्ट, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब ये इनमें क्या डिफरेंस है भाई? देखो, शेड्यूल कास्ट यानी वे कास्ट जो किसी शेड्यूल के अंदर रख दी गई है। शेड्यूल ट्राइब यानी वे ट्राइब जो कि शेड्यूल में रख दी गई है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, वे कास्ट जो बैकवर्ड है। और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वे सेक्शन जो इकोनॉमिकली वीक है। इन चारों में डिफरेंस क्या है? भाई ये बैकवर्ड क्यों नहीं लिखे? ये भी बैकवर्ड लिखे जा सकता था। यही बैकवर्ड क्यों लिखा? कोई इसे भी बैकवर्ड ना लिखे, इसे वीकर क्यों लिखा? इन्हें वीकर क्यों नहीं लिखा? इसे भी वीकर नहीं लिखा? तो ये चारों के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? ये देखते देखो। देखा गया कि परिस्थितियों के अनुसार कौन सी कास्ट ऐसी है जिन्हें शेड्यूल एक अनुसूची बना दी गई, जिसके अंदर उसके अंदर समान परिस्थितियां, कुछ मानक बना दिए कि भाई अगर उनके अर्निंग इतनी होगी, वे रहती ऐसी जगह पर होगी, उनका डेवलपमेंट इतना हुआ होगा, उनके पास्ट ऐसा होगा, उनके साथ इतना शोषण हुआ हुआ होगा, उनका पार्टिसिपेशन ऐसा है समाज के अंदर, उनका प्रोडक्शन लेवल ऐसा है, उनकी संस्कृति ऐसी है, उनका कल्चर ऐसा है, वे ऐसे रहते हैं, खाना पीना करते हैं, दूसरी सोसाइटी का दूसरे लोगों के साथ इतने घुल मिले हुए हैं और इतने उनसे डिसअलाइन है। ये सारे पैमाने रखकर एक शेड्यूल बनाया गया। उस शेड्यूल के अंदर कुछ कास्ट को डाल दिया गया तो वे बन गया शेड्यूल कास्ट। फिर एक दूसरे शेड्यूल बनाया गया, इस शेड्यूल के अंदर भी ट्राइब्स देखी गई। उन ट्राइब्स के मानक बनाए गए, भाई कौन सी ट्राइब्स ऐसी है जो कम डेवलप है या जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, जिनके अंदर डेवलपमेंट इस लेवल का है कि वे अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है, या प्रोडक्शन उनका कम है, या समाज से कितनी ज्यादा डिसअलाइन है। इन मानक बनाकर एक शेड्यूल बनाए गए। उस शेड्यूल के अंदर वे सभी ट्राइब्स डाल दी गई जो इस सूची के साथ संगत थे, ट्राइब्स डाल दी गई। फिर एक और ओबीसी का वर्ग बनाया गया। देखा गया कि वे कौन सी कास्ट है जो बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई है, जो इन दोनों से अलग है, अदर है, वो पिछड़ी हुई है। उन सभी कास्ट को इस वर्ग के अंदर डाल दिया गया। फिर लास्ट में देखा गया कि कुछ ऐसी भी है जो जर्नल के अंदर जो वीक रह गई हैं इन दूसरी जर्नल कास्ट से। तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया जो वीकर के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चारों में डिफरेंस क्या है? भाई जो शेड्यूल होते हैं ना, ये है सोशल, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वीक, पिछड़े हुए, वीक, बिल्कुल ही अलग रह गए हैं। शेड्यूल ट्राइब के अंदर क्या विशेषता आती है? जो शेड्यूल कास्ट की विशेषता है ना, उसके अंदर जब जोग्राफिकल आइसोलेशन भी ऐड कर दिया जा रहा है, ये भौगोलिक रूप से पृथक भी है, तो वे आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब में। ओबीसी के अंदर कौन आ जाते हैं? इसके अंदर सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक सोशल प्लस एक एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर पिछड़ गए, जो सोशली समाज के अंदर पिछड़ गए, भी ओबीसी के अंदर आएंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या आएंगे? ये ईडब्ल्यूएस वीकर तो है, पहले ये मेन स्ट्रीम के अंदर तो हुआ करते थे, पर जब साथ में कंपटीशन हुआ ना, तो उन दूसरे जर्नलिस्ट कास्ट से ये थोड़े से वीक रह गए, तो ये अलग सेक्शन बनाए गए वीकर वाला।
ये कोई ज्योग्राफिकली ना ही आइसोलेटेड है, ना ही ये समाज के अंदर इनका बहिष्करण हो रखा है, ना ही इनकी गरिमा के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, ना ही इन्हें समाज के अंदर हीन दृष्टि से देखा जाता है। बस ये आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े रह गए हैं, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मान लिए गए। अब इन सब चारों के अंदर डिवाइड किया गया ना, उसके अंदर फिर अलग अलग जैसे ये चार सेक्शन बना दिए गए। तो इंडिया में अपनाया क्या गया कि इस चार के अंदर जितनी भी कास्ट है ना, इन सब के लिए सेम पॉलिसीज अपनाई जाएंगी, इसकी कास्ट के लिए सेम पॉलिसीज अपनाई जाएंगी, इसके लिए सेम और इसके लिए सेम। वो जो आपस में है ना, इनके बीच में डिवाइड रखा गया, इनके लिए अलग पॉलिसी, इनके लिए अलग पॉलिसी, इनके लिए अलग पॉलिसी अपनाई जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आपस के एक इसके अंदर तो सेम पॉलिसी, पर इनके आपस में अलग अलग पॉलिसीज अपनाई गई, यानी एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग पॉलिसी अपनाई जाएगी। तब जाके क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी है ना, वे कम होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी रिडक्शन हो जाएगा, मेन स्ट्रीम के अंदर ये सभी के सभी आ जाएंगे, हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो जाएगा, सोसाइटी है वे डिसलाइन नहीं होगी, सोसाइटी के अंदर जो क्राइम है वे रेट घट जाएगा, सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है उसका संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज अपनाए गए, तो इन सभी के ट्राइब्स वगैरह सभी के कल्चर को भी ध्यान रखा गया। तो जो हमारा समाज का जो तरीका है डेमोक्रेसी के थ्रू सोशलिज्म लेकर आने का, ये पूरा हो सकेगा। इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहा है। रिजर्वेशन ये नहीं कह रहा है कि अगर एक दो लोगों ने डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम दिया, एक के आए 100 मार्क्स, मान लिया 120 में से, और एक के आए 70 मार्क्स 120 में से, तो रिजर्वेशन ये नहीं कह रहा है कि 100 मार्क्स वाला ज्यादा मतलब ज्यादा बढ़िया है तो बढ़िया वैसे काम करेगा, 70 मार्क्स आए हैं तो फिर पेट के अंदर कैची छोड़ाएगा, ऐसा नहीं कह रहा है। इसके अंदर एक लाइन बनाई गई होगी, यानी 100 मार्क्स में से एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा कि 50 मार्क्स, जो भी जिसके भी 50 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके पास वे मेरिट है, वे क्वालिटीज है कि वे बढ़िया ऑपरेशन कर सकेगा आगे चल के। अब इस 50 से ऊपर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं ना, फिर वे है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यानी प्रेफरेंस किसे दी जाए उसके लिए। यानी इसका मतलब ये है कि जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं और जिसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, एलिजिबल दोनों है पढ़ने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इसके ज्यादा मार्क्स आ गए तो ज्यादा बेहतर डॉक्टर बनेगा, और इसके थोड़े कम मार्क्स आ गए तो थोड़ा कम अच्छा डॉक्टर बनेगा। मतलब ये है कि 50 से ज्यादा जिसके मार्क्स आ गए वे डॉक्टर बन सकता है। अब वे कितनी ज्यादा मेहनत करता है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उस हिसाब से वे डॉक्टर कितना अच्छा बनेगा वे डिपेंड करेगा। हो सकता है भाई एग्जाम वाले दिन इसे काफी इसका मूड काफी अच्छा हो, इसके लिए जो क्वेश्चन पढ़े हो वही आ गए हो, वैसा क्वेश्चन हो गया हो सकता है भाई एग्जाम वाले दिन थोड़ा बीमार रहेगा इस सीरीज के मार्क्स कम आ गए। तो जो आरक्षण है रिजर्वेशन भी हमारी एलिजिबिलिटी को इफेक्ट नहीं डालता, इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी है। तो यहाँ पर हुआ क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन को अप्लाई कर लिया गया ओबीसी एससी एसटी के अंदर, जो 30 साल से पेंडिंग था ओबीसी का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 146(2) है, जो कि एम्पावर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो रेगुलेट कर सकता है कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की कंडीशन। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ है उससे रिलेटेड जो भी उसकी भर्ती से संबंधित जितने भी कंडीशंस होगी, शर्तें होगी, उन्हें रेगुलेट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और कौन से संविधान के हमारे अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक जो कार्य हम करते हैं उससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 16(4) है, ये हम सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो रटा हुआ ही होगा हम सभी को। तो उसके अंदर रिजर्वेशन है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और बैकवर्ड कास्ट के लिए, और आर्टिकल 335 है जो एससी और एसटी के लिए करता है। अब की रिफॉर्म प्रोविजंस कौन से अपनाए गए हैं, तो ये रूल से रिलेटेड ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, आप पढ़ लीजिएगा कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डायरेक्शन के सीजीआई के अकॉर्डिंग। तो इंदिरा साहनी केस के अंदर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखा गया। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अप्लाई हो रहा है, ये एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म है, और ये हाईलाइट करता है डिलेड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि 33 साल हो गए उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चलो देर है दुरुस्त है, हुआ तो सही तुमसे। अब अगला लास्ट रह जाता है ब्रिक्स समिट। भाई इंडिया के प्रधानमंत्री, मैंने जो बताया था ना, पहले कहाँ गए, घाना में, घाना के बाद कहाँ गए, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर गए ब्राजील, फिर आएंगे नामीबिया। तो भाई हुआ कि अब अर्जेंटीना के बाद इंडिया के प्रेसिडेंट गए हैं
ब्राजील के अंदर, ब्राजील के लिए किस लिए गए, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्रिक्स की समिट हो रही। ये ब्रिक्स क्या है एक्चुअली? जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो करते हैं ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कुछ ग्रुप बना लेते हैं अगर नेशंस के, तो उन ग्रुप बनाने का फायदा क्या होता है कि हमें जो हमारा पक्ष होता है ना, वे रखने का मंच मिल जाता है। मंच मिलने के अलावा जो उसके अंदर जो कलेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ना, वे हमारी आवाज को स्ट्रोंग कर देते हैं। यानी प्रेशर ग्रुप के रूप में जैसे हमारे देश में एनजीओ काम करते हैं ना, वैसे इंटरनेशनल स्टेज पर ये ग्रुप्स काम करते हैं। जहां पर एक आवाज है, वहां पर अगर 10 लोग मिलके बोलेंगे, तो आवाज के अंदर जो बर्डन होगा, जो दबाव होगा इफेक्ट डालने के, वे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेटेड है। एक तो ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जो अगर वेस्टर्न कंट्रीज से अलग थोड़ा हटाकर देख कर दिया जाए। दूसरा एससीओ, ये दो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ग्लोबल स्टेज को कवर करता है। इसके अंदर जो नेशंस है वे देखते हैं, और जो एससीओ है वे थोड़ा ना रीजनल लेवल को कवर करता है, जो कह सकते हैं यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर जो बनता है, उसके अंदर को कवर करता है। अब इसके मेंबर कंट्रीज कौन से? मेंबर कंट्रीज को देखकर ही आप देख लेंगे कि थोड़ा सा ग्लोबल आउटरीच किसकी ज्यादा और किसकी कम है। भाई दोनों के अंदर है ना, अब 10-10 मेंबर है दोनों में। जो ब्रिक्स है उसके जो मेंबर्स है पहले तो ये देख लो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो पहले 5 फाउंडिंग नेशंस थे। उसके अलावा इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, ये 5 कंट्रीज और है। एससीओ के अंदर कौन कौन सी है? एससीओ के अंदर है भाई, देखो एससीओ सबसे पहले बनाया था रसिया ने। रसिया ने कौन सी, जो मिडल ईस्ट की सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन्हें मिलाकर बनाया था। कौन सी 4 कंट्रीज बनाई? तो पहले रसिया खुद, रसिया के अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन थी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये ध्यान रखना, इसके अंदर तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये 4 और 5 रसिया, उसके बाद चाइना ऐड कर लिया, मतलब चाइना इसी के साथ है। फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ऐड कर लिए गए। उसके अलावा ईरान ऐड कर लिया गया, और लास्ट में आ गया बेलारूस। तो ये भी 10 नेशंस है। ये थोड़ा सा रीजनली कन्फाइंड हो जाता है, और ये हो जाता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। अब दोनों का इंपॉर्टेंस है क्या भाई? मतलब दोनों एक दूसरे थोड़े अलग कैसे हैं, या अलग होने के अलावा इसके गोल्स क्या क्या हैं, किस उद्देश्य को लेकर बनाए गए हैं, तो इसके ऊपर हो सकता है। देखो, पीएम हमारे अटेंड करने के रियो डी जेनेरियो के अंदर, इसका एजेंडा हमने सोचा कि बारी हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर बोलेंगे। पहलगाम अटैक जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसकी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर इन्हें ऐड किया जाएगा। पीएम जब गए हैं ना, पहले राजनाथ सिंह जी गए थे उस दूसरी समिट जो से पहले थोड़े दिन पहले हुई थी, उसके अंदर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन नहीं किया गया था। अब गए हैं पीएम। पीएम बड़ी पोस्ट है भाई, जाने से पहले ही चीजों को क्लैरिटी आ गई होगी कि किन किन पर साइन होगा, किन किन पर नहीं। अगर साइन नहीं हो रहा होगा ना ज्वाइंट स्टेटमेंट में, तो पीएम जाते ही नहीं। तो पहले ही हमने मना लिया होगा इस चीजों को कि भाई हम ज्वाइंट स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का मेंशन होना चाहिए, जो कि एंटी टेरर डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड है। तो भाई देखो, एससीओ, थोड़ा नीचे देख लेते हैं, एससीओ एंड ब्रिक्स, इंडिया किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है? भाई इंडिया की ना वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर एससीओ में पंगा क्या है ना, इसके अंदर पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है। इनकी ना दूरी बन जाती है आपस में। तो ये अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद करने के चक्कर में ना इंडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो एससीओ का जो आपके पास स्टैंस था ना, वो थोड़ा प्रो पाकिस्तान। तो इसे जो काउंटर है ना, वे ब्रिक्स ने किया। कैसे किया? तो ब्रिक्स के अंदर जो इनविटेशन दिया गया ना, उस इनविटेशन के अंदर जब कंट्रीज को इनविटेशन दिया ब्राजील ने, ब्राजील होस्ट कर रहा है, तो उस होस्टिंग के समय तो इंडियन पीएम है ना, उस इंडियन पीएम यानी मोदी जी को ब्राजील के जो प्रेसिडेंट लूला है, उन्होंने डिनर के लिए बुला लिया। यानी जो और दूसरी कंट्रीज के जो स्टेट के हेड थे उन्हें नहीं बुलाया, इंडिया के हेड को बुला लिया। तो इंडिया ने ना थोड़ा ब्रिक्स के अंदर बैलेंस करके बैलेंस किया है एससीओ को। कैसे? यहाँ पर ना थोड़ा प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना का स्टैंड नहीं अपनाया गया।
ये इंडिया के साथ बैलेंस हो रही हैं चीजें। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये? देखो एक्चुअली क्या है ना, ब्रिक्स को जो है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वे एंटी नाटो देख लेती है। एंटी नाटो क्यों देख लेती है? क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर नेशन भी है जिसके वो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, आइदर वे सोशलिज्म या फिर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, या फिर वे ग्लोबल साउथ का पार्ट। ये सारी की सारी चीजें वेस्ट के अपोजिट है। तो इसे एंटी नाटो देख लिया जाता है। जब एंटी नाटो देख लिया जाता है तो आजकल एक और चीज चल रही है, डीडोलराइजेशन। उसके ऊपर भी उनका शक जाएगा, क्या इसके लिए डीडोलराइजेशन किया जा रहा है? तो ब्रिक्स के अंदर अभी तो कहा गया कि डीडोलराइजेशन अभी ऐसा कोई इनका इनिशिएटिव वगैरह नहीं है, अभी कोई ऐसी सोच भी नहीं है, डीडोलराइजेशन तो नहीं किया जाएगा। पर आपस में जो रीजनल करेंसीज हैं, आपस जो अपनी करेंसी है सभी देशों की, उनका यूज जरूर किया जा के उनका यूज करके व्यापार जरूर किया जा सकता है। अब ब्रिक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है कि वेस्ट को इससे थोड़ा डर लगने लगा है? एक्चुअली बात क्या है ना, जो इसके अंदर जो 10 इकोनॉमिक्स है ना, वे सभी की सभी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए। कौन कौन सी इकोनॉमिक्स है? देखो रसिया तो पहले से ही है इंपॉर्टेंट, चाहे आर्थिक रूप से ना हो तो डिफेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट है। जो आर्थिक रूप से इमर्जिंग इकोनॉमीज है, भी एक तो चाइना। चाइना भी काफी ज्यादा समृद्ध हो चुका है आर्थिक रूप से। दूसरा इंडिया। फिर तीसरी बड़ी कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका है भाई। चौथी बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राजील है भाई। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो गई है ना, तो वे आने वाले समय के अंदर वेस्ट के नैरेटिव को चैलेंज कर सकती है। और जो ये चैलेंज है ना, यही वेस्ट को पसंद नहीं है भाई। अगर ये चैलेंज कर दिया वेस्ट की आइडियोलॉजी को, तो उनका जो डोमिनेंस है ना, वे कम होता चला जाएगा। इसीलिए वे ब्रिक्स को संदेह की नजर से देखते हैं। तो चलो ठीक है, उन्हें देखने दो, उनके देखने से चीजें इफेक्ट तो पड़ेंगी, पर हम उसे बैलेंस करते हुए चल सकेंगे। यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का की एलिमेंट है, चीजों को बैलेंस करना। तो देख लेते भी इसके अंदर हुआ क्या है। लोकल करेंसी के ट्रेड को मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो कोई यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी प्रपोज नहीं है, पर लोकल करेंसी के ट्रेड को करने के लिए कहा जा रहा है। और जो इमर्जिंग इशूज है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कोऑपरेशन, इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस। अब हो क्या रहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है ना, उन्होंने तो अपना डेवलपमेंट कर दिया एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ते हुए। पर जो डेवलपिंग नेशन है ना, अगर वे एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ देंगे, तो जितनी भी इनमें से जो ज्यादातर कंट्रीज है ना, वे बहुत ज्यादा वल्नरेबल है नेचर के प्रति। यानी अगर डिजास्टर आएगा तो इनका बड़ा नुकसान होगा इन डेवलपिंग कंट्रीज का। तो इन्हें चाहिए कि क्लाइमेट के ऊपर फोकस करें। तो क्लाइमेट की एडेप्टेशन मिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज अपनाने के ऊपर कोऑपरेशन अपनाया जाएगा। और डेडिकेटेड फंडिड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए जो डेडिकेटेड फंडिड है, उसके लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपस में डेडिकेटेड फंडिड की जा सके। फिर इसके अलावा सोशली डिटरमाइंड डिजीज है जितने भी, जैसे टीबी, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, जो अल्प पोषण, जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जिसके अंदर डेंगू वगैरह पहले हामिल हो जाता था, उन सब के ऊपर भी कोऑपरेशन किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। उसके अलावा यूएन और जो ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म्स है, जैसे इंडिया प्रेस कर रहा है यूएन के अंदर, इस चीज के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, लगभग 50 साल हो गया, अभी तक कोई रिफॉर्म्स 25, 30, 35 साल पर भी अगर रिफॉर्म्स हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर काफी ज्यादा साल हो गए तो अभी तक कोई रिफॉर्म हो नहीं पा रहा है। तो ये देखना है, यूएन के रिफॉर्म्स करना चाहता है। और इसमें कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट दे रही है। देखिए, फाउंडेड हुआ 2009 के अंदर, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, फिर 23 के अंदर इसके मेंबर्स एक्सपेंड हो गए। इजिप्ट होगा, इथोपिया होगा, यूएई होगा, ईरान होगा, इंडोनेशिया होगा। अब ये 10 मेंबर्स बन गए हैं। ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म्स आता है। ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है जैसे कि नाटो है। इसने अब बैंक बनाया अपना, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, जिसका डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन का नाम था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, जो शंघाई चाइना के अंदर है। इसने एक कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी अपनाया, जैसे एक आईएमएफ अपनाता है ना रिजर्व अरेंजमेंट, वैसे इसने भी अपना रखा है, ताकि लिक्विडिटी को सपोर्ट दिया जा सके अपनी मेंबर्स के बीच में। इसके अलावा ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, ताकि किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर रिफॉर्म की मांग करता है। और ये इनहांस करता है साउथ साउथ के कोऑपरेशन को। इस तरह ब्रिक्स आज के समय पर एक बुलंद आवाज के रूप में उभर रहा है।
इसी तरह हमारे सेशन आज कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।